नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। मैं अजय शर्मा, हिंदी अध्यापक, आपके सामने मौजूद हूँ एक नए प्रकरण को लेकर, जिसका नाम है मुहावरे एवं लोकोक्ति। देखिए, हाई कोर्ट के लिए जो भी आप सब वीडियो देख रहे हो और सर्च कर रहे हो कि हाई कोर्ट के लिए सभी टॉपिकों को आप करवा दीजिए सर, तो मैं आपको बताऊं कि हाई कोर्ट के सिलेबस को देखते हुए मैंने सभी प्रकरण यूट्यूब पर करवा दिए हैं। लेकिन उसमें जो थंबनेल आपका है, थंबनेल आप जानते हो कि शुरू में जिस पर्दे के माध्यम से आपका या पर्दा जो प्रदर्शित होता है किसी भी वीडियो के सबसे शुरुआत में, तो वो पीएसआई लिखा हुआ है। उस पर पीएसआई लिखा हुआ है क्योंकि वो हाई कोर्ट के थंबनेल से पहले का थंबनेल है। तो ऐसा ना सोचे कि केवल पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए, नहीं, पुलिस सब इंस्पेक्टर के साथ साथ वो हर परीक्षा के लिए है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डीपली तरीके से हर टॉपिक को पढ़ाया हुआ है, महत्वपूर्ण रूप से। इसलिए आप सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि एक बार अपना हाई कोर्ट का हिंदी का सिलेबस देखें। उसमें जो जो भी टॉपिक है उन टॉपिकों का नाम लिखकर उसके आगे आप सर्च कर लें हिंदी, अजय सर हिंदी, तो आपके पास वो वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि सभी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, हर टॉपिक से मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। अब बची हुई है तो दो प्रकरण शेष हैं, दो टॉपिक शेष हैं। पहला जो टॉपिक है वो तो है मुहावरे और लोकोक्ति, और जो दूसरा टॉपिक शेष है वो है आपका अनेकार्थक शब्द। तो देखिए, मुहावरे और लोकोक्ति को तो मैं आज लेकर के आ गया, और बची हुई जो अगला टॉपिक है वो कौन सा है, अनेकार्थक शब्द, उसको भी मैं अगले दिन आपके सामने ले ही आऊंगा प्रकरण को पढ़ाते हुए। इस तरीके से दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाने के बाद हाई कोर्ट वाले निश्चिंत हो जाएं, और निश्चिंत होने के बाद क्या करें कि आप जितनी भी मेरी प्लेलिस्ट खोलोगे, जैसे ही आप क्वालिटी एजुकेशन यूट्यूब पर लिखोगे तो चैनल खुलेगा। उस चैनल पर टैब बने हुए हैं, जैसे वीडियो का बना हुआ है, शॉर्ट्स का बना हुआ है, उसी प्रकार से एक टैब बना हुआ है प्लेलिस्ट का। उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो तीसरे चौथे नंबर पर मेरी नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। उस प्लेलिस्ट पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी वीडियो जो भी शुरू से लेकर अंत तक की हैं, आज तक की हैं, प्रारंभ से लेकर आरंभ से लेकर, वो सभी वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगी। इसलिए हाई कोर्ट वाले बिल्कुल निश्चिंत होकर के और तैयारी करें, और आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, आपकी परीक्षा आपके लिए सफलता लेकर के आए। ये जो परीक्षा गवर्नमेंट आपकी ले रही है, इस परीक्षा पर आप बिल्कुल खरे उतरें, अपने घर वालों की उम्मीद पर खरे उतरें, मेरी मेहनत की उम्मीद पर खरे उतरें, और जीवन में एक अच्छा इंसान बनने का प्रयत्न करें। देखिए, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसका नाम है मुहावरे एवं लोकोक्ति। सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा मुहावरे क्या होते हैं, और मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि लोकोक्ति क्या होती है। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या है, इन दोनों चीजों को समझाने के बाद और फिर आज हम क्या करेंगे, टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, यहां पर दो शब्द हैं। जो पहला शब्द है वो है मुहावरा, और जो दूसरा शब्द है वो है लोकोक्ति। मुहावरे की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा कि मुहावरा जो होता है, देखो, मैं अपने हिसाब से मुहावरे को परिभाषित कर रहा हूं, अपने हिसाब से मुहावरे लोकोक्ति में अंतर समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो इसलिए मेरे हिसाब से क्या है, आप इस चीज को समझें। देखो, मुहावरा जो होता है ये काल्पनिक होता है, काल्पनिक। मुहावरा जो होता है ये कैसा होता है, काल्पनिक होता है। अब काल्पनिक कैसे होगा, ध्यान से समझना। काल्पनिक ऐसे होगा कि ये वास्तविकता पर निर्भर नहीं होता, ये कल्पना कर ली जाती है, और उस कल्पना के माध्यम से फिर अपना एक अर्थ विशेष लगा लिया जाता है किसी भी घटना को लेकर। जैसे मैंने कहा कि छाती पर मूंग दलना, छाती पर, छाती पर मूंग दलना। अब छाती पर मूंग दलना, किसी भी व्यक्ति की छाती पर मूंग दल सकते हैं क्या, नहीं दल सकते। किसी भी व्यक्ति की छाती पर मूंग नहीं दल सकते, अर्थात एक कल्पना कर ली, कल्पना कर ली कि भाई छाती पर मूंग दलने का मतलब है छाती है वो सामीप्य का अर्थबोधक है। अर्थात कोई चीज जब हमारे बिल्कुल समीप होती है, पास होती है, तो उसको हम छाती से प्रदर्शित करते हैं, छाती शब्द से इंगित करते हैं। और मूंग दलना यानी पास में रह करके और परेशान करना। तो छाती पर मूंग दलना ये कल्पना है, लेकिन इसका हमने अर्थ विशेष क्या लगा लिया कि समीप रहकर परेशान करना, समीप रहकर
परेशान करना, समीप रहकर परेशान करना, ये हमने क्या लगा लिया, अर्थ लगा लिया, छाती पर मूंग दलना। तो मुहावरे क्या हो गए, काल्पनिक। जैसे आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। अब आप खुद बताओ, ये कल्पना नहीं है तो और क्या है। आ बैल मुझे मार, कोई व्यक्ति कैसे बैल के पास जाकर के और हिंदी में कहेगा कि आ बैल मुझे मार। कभी आपने देखा है क्या कि, और बैल कोई हिंदी समझता है क्या कि आ बैल मुझे मार और बैल आके मारेगा, नहीं। इसका मतलब ये कल्पना कर दी कि अगर कोई व्यक्ति बैल के पास जाकर के, काल्पनिक है ये, कि अगर कोई व्यक्ति बैल के पास जाकर के चलाकर बदमाशी करेगा, उसको इनवाइट करेगा कि भाई आ मुझे मार, इसका मतलब उसके साथ कोई ना कोई छेड़ाछाड़ी करेगा, तो वो फिर आक्रामक होगा और आक्रोश में भरकर तुम्हारा सब कुछ खत्म कर देगा, इसलिए या खराब कर देगा। इस वजह से ये भी काल्पनिक हो गया, मुहावरा काल्पनिक हो गया, और ये जो मैंने बताया आपको जो दूसरा मुहावरा था ये भी काल्पनिक हो गया। लेकिन इन मुहावरों की पहचान क्या है, सामान्य रूप से कहा जाता है कि मुहावरों के अंत में ना शब्द लगा होता है, ना शब्दांश लगा होता है। मैं इस ना को शब्द नहीं कहूंगा, मैं इस ना को कहूंगा शब्दांश। ना शब्दांश लगा होता है, छाती पर मूंग दलना, छाती पर मूंग दलना, सिर पर अंगार धर लेना, अंगारों पर चलना, इस तरीके से अंत में ना लगा होता है। तो ये तो मैंने बात कही मुहावरे। अब मैं कहूंगा लोकोक्ति। लोकोक्ति क्या है, देखिए मेरे हिसाब से लोकोक्ति है लोक में प्रचलित युक्ति, लोक में प्रचलित उक्ति, सॉरी युक्ति नहीं उक्ति, उक्ति यानी कथन, युक्ति का मतलब होता है उपाय और उक्ति का मतलब होता है कथन। लोक में प्रचलित उक्ति यानी ऐसा कथन जो किस में प्रचलित है, लोक में, इस संसार में प्रचलन में है। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं लोकोक्ति के बारे में बात करूं तो लोकोक्ति के बारे में मैं कहूंगा कि ये अनुभव है। अगर एक शब्द में मैं कहूं तो ये क्या है, अनुभव है। अब आप कहोगे ये अनुभव किसका है, तो ये अनुभव है हमारे पूर्वजों का। उन्होंने अपने जीवन में जो भी अनुभव किए, उन्होंने अपने जीवन में जो भी अनुभव किए, वो अनुभव क्या कर दिए, वो अनुभव को एक पंक्ति में समेट कर रख दिया और उसी को हमने किसका नाम दे दिया, लोकोक्ति का। उन अनुभवों को हमने एक पंक्ति में समेट कर रख दिया और उनको किसका नाम दे दिया, लोकोक्ति का। तो लोकोक्ति का सीधा सा अर्थ क्या हो गया, लोकोक्ति का सीधा सा अर्थ हो गया अनुभव। यहां तक आप चीजों को समझ गए। ठीक है, एक लोकोक्ति मैं यहां पर लिख देता हूं, और लोकोक्ति मैंने लिख दी कि जान मारे बनिया पहचान मारे चोर। जान मारे बढ़िया पहचान मारे चोर, ये लोकोक्ति है। अब देखिए ये वास्तविक घटना है, वास्तविकता है कि जान मारे बढ़िया पहचान मारे चोर, ये वास्तविक घटना है, वास्तविक कथन है। और इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। रहस्य क्या है कि जान, ये और ये अनुभव है। देखो मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि अनुभव है, और अनुभव का फायदा हम देखो इसको पढ़कर इसका अर्थ निकाल करके ले सकते हैं। कि जैसे जान मारे बनिया, जान यानी जानकर, जानकर, बढ़िया, बढ़िया तो कब मार देता है, बढ़िया हमारे लिए कब घातक हो जाता है, मारे का मतलब घातक या नुकसानदायक, नुकसानदायक। बढ़िया हमारे लिए कब नुकसानदायक हो जाता है, जब वो हमको जान जाता है। तो जानकर तो बढ़िया हमारा नुकसान करने के लिए तत्पर हो जाता है। और चोर पहचान, और अगर चोर हमें पहचान जाए तो चोर हमारे लिए खतरनाक साबित हो जाता है। तो खतरनाक कब साबित हो जाता है, खतरनाक तब साबित हो जाता है जब वो क्या कर जाता है, चोर हमें पहचान लेता है। तो यहाँ पर अनुभव है कि अगर बढ़िया जानकार है तो बढ़िया अपने लिए घातक साबित हो जाएगा, नुकसानदायक साबित हो जाएगा, खतरनाक साबित हो जाएगा। खतरनाक तो क्या, लेकिन नुकसानदायक साबित हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर चोर
पहचान आपको गया तो फिर चोर आपके लिए खतरनाक साबित हो जाएगा। कैसे? देखो, तो दो बणिए हैं, दो बणियों के पास आप गए, एक जानकार है और एक अनजान है। आप गए, आपने जाकर के कहा कि भाई मुझे 500 रुपए की मान लो कोई शर्ट लेनी है। अब एक अनजान के पास जाओगे तो वो कहेगा कि भाई साहब 500 रुपए की है शर्ट। आप कहोगे अरे यार सेठ जी 500 की नहीं है यार, कम लगाओ। कि नहीं भाई साहब इसमें कोई मुनाफा नहीं है, इसमें बचत नहीं है। कि अरे नहीं कम लगाओ। तो वो 500 की शर्ट को ज्यादा बार्गेनिंग करने के बाद 450 400 रुपए में दे देगा। तो मान लो ये जो अनजान बनिया है, ये अनजान है, ये अनजान ने तो 500 की शर्ट को कितने में दे दिया? 400 रुपए में। 400 रुपए में आजकल ये चल रहा है, 400 रुपए में। लेकिन वहीं पर अगर कोई जानकार बनिया है और उस आप जानकार के पास चले गए, तो जानकार ने आपको देख लिया। आपको देखने के बाद वो क्या करेगा? वो करेगा कि यार ये तो पैसे कम करवाएगा, पैसे कम करवाएगा। तो वो 500 की शर्ट को पहले ही कितने में बोलेगा? 700 या 650 रुपए की बोलेगा। आप कहोगे कम करो साहब, कि नहीं इसमें कोई बचत नहीं। कि नहीं कम तो करनी पड़ेगी सेठ जी, मैं आपके देखो शक्ल देख के यहाँ पर आया हूँ, व्यवहार की बात है, कम कर। चलो आप इतना कह रहे हो तो बचत नहीं है, मैंने पहले आपको कम किए थे, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसके 650 के 600 दे जाओ। और जानकार से आपने कितने में ले ली? 600 रुपए में। अब आप देख लो, बढ़िया उल्टा जब जानकार है तो 600 रुपए में दे रहा है, अनजान व्यक्ति से आपने बार्गेनिंग करके 400 रुपए में लगवा ली। इसका मतलब जान मारे बढ़िया, जो बढ़िया अगर जानकार है तो वो आपकी शक्ल देखकर और ये पूर्वानुमान लगाकर कि ये पैसे कम करवाएगा, पहले ही उसमें बढ़ी हुई कीमतें बताता है। और पहचान मारे चोर, रात में जा रहे हो और मान लो दो लड़के हैं या दो चार लड़के हैं और किसी मोटरसाइकिल की चोरी कर रहे हो और तुम रात में 12-1 बजे लाइब्रेरी से जा रहे हो। रास्ते में तुमने उनको इग्नोर करके आगे बढ़ गए तो जान बच गई तुम्हारी। क्यों बच गई? क्योंकि तुम आगे बढ़ गए। और अगर तुम वहां पर रुक गए और पंचायत करने लग गए, यार तू तो फलाना है और तू तो वहां रहता है ना महेश नगर में, अच्छा अच्छा, हाँ यार मैंने तेरे को देखा है, तेरे भाई का नाम सोनू है क्या? वो सोनू है। बस अब उस चोर के क्या डर हो गया? उस चोर के डर हो गया कि अगर मैंने अभी चोरी की और नाम आया तो ये मुझे पहचान गया, सबसे पहले पोल यही खोलेगा। वो तुम्हारी जान का घातक हो जाएगा। खुद तो जानकार है, पीछे हट जाएगा और उनको इशारा कर देगा इसको घोंपचे में ले जा करके घोंपचा दे दो, तो हो गया काम तुम्हारा। इसलिए जान मारे बनिया, पहचान मारे चोर। इन चीजों को अगर तुम जीवन में उतार लोगे, अपने जीवन में शामिल कर लोगे इन अनुभवों को, तो जीवन सुरक्षित, सेफ और बहुत ज्यादा आपका मतलब सुविधाजनक हो जाएगा। तो यहां तक चीजें समझ गए। अर्थात लोकोक्ति तो क्या होती है? लोकोक्ति तो होता है अनुभव, और मुहावरे जो होते हैं ये होते हैं काल्पनिक। अब आगे चलो, सोने में सुगंध। देखो पहला जो प्रश्न है वो आपका क्या है? तो पहला जो प्रश्न है वो है सोने में सुगंध। सोने में सुगंध, एक तो पहली सोना है और उसमें भी क्या है? सुगंध और आ रही है। अर्थात सुगंध युक्त आभूषण नहीं, सुंदर आभूषण नहीं, सुगंधित सोना नहीं, क्योंकि सुगंधित सोना कोई अर्थ नहीं देता। वो कहना कुछ और चाह रहा है, लक्ष्यार्थ है यहाँ पर, है ना, उसका लक्ष्य कुछ और है। तो एक तो सोना यानी कीमती चीज है और उसमें भी फिर क्या हो? सुगंध और आ गई। अर्थात सुंदर वस्तु में और गुण होना। तो यहां पर जो उत्तर आएगा ये क्या आएगा? सी आएगा। तो पहले में जो उत्तर आएगा आपका वो क्या आ जाएगा? सी। अब देखो आगे बढ़ते हैं। एक अकेला दो 11। एक तो अकेला होता है, लेकिन एक और एक मिलकर दो तो कितने हो जाते हैं? 11 के बराबर हो जाते हैं। अर्थात संगठन में शक्ति होती है, ये तो बात ठीक है। तो एक प्रवृत्ति का नहीं होना, नहीं, ये तो गलत बात है। चालाक को चालाक से काम पड़ना, नहीं, ये भी गलत बात है। झगड़ा दोनों ओर से होता है, नहीं, ये भी गलत बात है। एक और एक मिलकर 11, एक मूवी भी है गोविंदा और संजय दत्त की, वो आपने देखी होगी, एक और एक 11, वो दोनों मिलकर दो ही 11 के बराबर बदमाश हो जाते हैं। तो एक और एक 11, अर्थात संगठन में क्या होती है? शक्ति होती है। मैंने कहीं पर कोई पढ़ा भी था कि एक और एक मिलकर एक रहे ये प्रेम है, एक और एक मिलकर दो हो जाए ये संगठन है, एक को एक से मिलने ही ना दिया जाए ये कूटनीति है, एक को एक से अलग कर दिया जाए ये राजनीति है,
और एक मिलकर 11 हो जाएं, ये कुछ भी है मुझे नहीं पता, मैं भूल गया। देखो, तो संगठन में शक्ति होती है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका डी। डी विकल्प यहां पर सही है, और इसमें जो विकल्प था वो आपका था सी। अब आगे चलते हैं। अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ है। अगर अंधे व्यक्ति की लकड़ी है तो ये अंधा व्यक्ति है। ये अंधा व्यक्ति है और ये इसकी क्या है, लकड़ी है। ये इसकी क्या है भाई, ये इसकी क्या है, इसने लकड़ी पकड़ रखी। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि ये लकड़ी टेक टेक कर ही तो आगे बढ़ेगा, अर्थात इसको किसी भी और प्रकार का सहारा है ही नहीं। अंधे व्यक्ति के लिए तो लकड़ी ही उसका एकमात्र सहारा होती है। इसका मतलब, इसका जो सही उत्तर आएगा वो क्या आना चाहिए कि निर्गुणी को कोई अमूल्य वस्तु अनायास प्राप्त होना, नहीं, ये कोई निर्गुणी थोड़ी है। प्राप्त न होने पर उस वस्तु का अनायास प्राप्त होना, नहीं। अनायास का मतलब होता है अनायास, यानी बिना प्रयास के, तो ये भी गलत है। जहां अव्यवस्था हो उसके लिए इसका प्रयोग होता है, नहीं। तो अंधे की लकड़ी का जो सही विकल्प है वो क्या है, डी, एकमात्र सहारा। एकमात्र सहारा। तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का जो सही अर्थ है वो क्या है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है एकमात्र सहारा। अब आगे चलते हैं। देखिए, बाँछे खिलना मुहावरे का सही अर्थ है, बाँछे खिलना। बाँछे खिलने के बारे में अगर मैं बात करूं तो अत्यंत प्रसन्न हो जाने को हम बाँछे खिलना बोलते हैं। तो कलंक लगना, नहीं। प्रभाव जमना, नहीं। परिवर्तन होना, नहीं। अत्यंत प्रसन्न हो जाना, हाँ। तो बाँछे खिलने का मतलब क्या हो गया, अत्यंत प्रसन्न हो जाना। अगले प्रश्न पर जब हम चलेंगे तो अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का अर्थ है, ये जो कहावत है कि अधजल, देखो अध है जो उपसर्ग है। अध क्या है भाई, अध उपसर्ग है। जल, ये जल, जल का मतलब क्या होता है, पानी। और गगरी, गगरी का मतलब मटकी। और छलकत जाए, छलकत जाए का मतलब क्या होता है, छलकती है, छलकती है। देखो, अगर कोई मटकी है, अगर कोई मटकी है और वो यहां तक भरी हुई है, अगर वो यहां तक भरी हुई है, अगर वो यहां तक भरी हुई है तो आधी जल से भरी हुई है। अगर कितनी भरी हुई है, आधी भरी हुई है, तो जब इसमें थोड़ी सी भी उथल पुथल होगी तो ये जो पानी है ये क्या करेगा, छलकेगा। ये जो पानी है ये क्या करेगा भाई, छलकेगा। इसलिए कहते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी आधी जो भरी हुई मटकी होती है ये छलकती है। अब इसका अर्थ क्या होता है, आधी मटकी, आधी जो भरी हुई मटकी है, जल से भरी हुई जो मटकी है वो छलकती है। इसका सामान्य सा अर्थ क्या हो गया, इसका सामान्य सा अर्थ है कि जिसके पास ज्ञान कम होता है, जिसके पास ज्ञान की क्या होती है, कमी होती है, वो क्या करता है, डींग हाँकता है। क्योंकि वास्तविकता तो उसके पास है ही नहीं, वास्तविकता तो उसके पास है ही नहीं, इसलिए वो क्या करेगा, डींग हाँकेगा। तो कम ज्ञान होने पर व्यक्ति ज्ञान की बातें ज्यादा करता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। पुरानी प्रथा पर ही नाचना, नहीं। मटकी कोई नाचती थोड़ी है। स्तब्ध होना यानी एक जगह हक्का बक्का हो जाना, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। अच्छा, अधिक क्रोध करना, भाई मटकी कोई क्रोध थोड़ी करेगी। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका क्रोध से क्या मतलब है, तो नहीं। लेकिन डींग हाँकना, ये जो डींग हाँकना है ये इसका बिल्कुल सही विकल्प होगा। क्यों होगा, इसका सही विकल्प इसलिए होगा, इसका सही विकल्प इसलिए होगा क्योंकि डींग हाँकने का मतलब है कि आप ऐसी बातों को कर रहे हो जिनसे आपका वास्तव में कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो उसको डींग हाँकना बोलते हैं। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा डी।
इसमें जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? डी होगा। इसमें जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? डी होगा। है ना? तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखोगे। मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है भाई, अब इसमें अपन कुछ नहीं करते, एक और बना। ठीक है भाई, मुहावरे और लोकोक्तियां। अब आ जाओ आगे। ये आ गए छठे पर। किस पर आ गए? छठे पर। देखो ये क्या कहता है? ये कहता है गांठ बांधना। गांठ बांधना। अब गांठ बांधने का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को गांठ बांधने का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को क्या कर लेना भाई? स्थायी रूप से याद कर लेना। गांठ बांधना। गांठ बांधना क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं, जो महिलाएं होती हैं वो अपनी साड़ी में क्या कर लेती हैं? गांठ बांध लेती हैं। ये गांठ बांध ली भाई। तो अगर गांठ बांध ली तो जैसे ही वो अपना पल्लू वगैरह जो भी उसको कहते हैं, उस पर उसकी गांठ पर उनका हाथ जाता है तो उनको वो चीज याद रह जाती है कि गांठ किस चीज को याद करके बांधी थी। तो ठीक है, उनके वो चीज याद रहती है कि गांठ बांध ली, इसका मतलब ये चीज जैसे ही वो हाथ उसके स्पर्श होता है, पल्ले पर जाता है, तो उनको याद आ जाता है कि ये चीज मेरी स्मृति में रहनी चाहिए। तो किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रखने के लिए हमने एक चिकचानी कर ली, इसको चिकचानी बोलते हैं ग्रामीण भाषा में। तो स्थायी रूप से याद रखना, स्थायी रूप से याद रखना, है ना? तो क्रोध करना तो गलत है, मूर्ख होना भी गलत है, कपड़े समेटना भी गलत है, लेकिन स्थायी रूप से याद रखना ये बिल्कुल सही है। तो स्थायी रूप से याद रखना। ठीक है, आप चलते हैं आगे। देखो, जोगी मार हाथ में छार। जोगी मार हाथ में छार, कहावत का भावार्थ इनमें से क्या है? जोगी मार हाथ में छार। भाई जोगी मार हाथ में छार के बारे में अगर मैं बात करूं, तो हम क्या बात करेंगे? देखो, हाँ, हम बात कर रहे थे जोगी मार हाथ में छार। जोगी मार हाथ में छार कहावत का भावार्थ इनमें से कौन सा है? देखो, जोगी को मारने पर हाथ में केवल छार ही हो सकती है और आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। अर्थात अगर आप किसी निर्बल को सताएंगे, निर्बल को परेशान करेंगे, तो आपको उससे कोई भी फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि निर्बल के पास या निर्धन व्यक्ति के पास कुछ चीजें है ही नहीं जो वो आपको दे सके। तो देखो, जब गरीब को सताया जाता है तब प्रतिक्रिया बहुत तीखी होती है। नहीं, गरीब को आप सता लोगे, ईश्वर देखता है, वो तो बेचारा क्या देखेगा। तो ये भी गलत है। जोगी अपने हाथ में राख लेकर
सबको मार सकता है? नहीं, ये भी गलत बात है। जोगी को मारने से मारने वाले का जीवन राख हो जाता है? नहीं, ये भी गलत है। निर्बल को मारने से कोई भी लाभ नहीं है। अगर कोई निर्बल व्यक्ति है, उसको आप मार भी दोगे तो आपको उससे क्या मिल जाएगा? तो निर्बल को मारने में कोई भी लाभ नहीं है। इस वजह से हमने कहा कि जोगी मार हाथ में छार, अर्थात निर्बल को मारने में कोई भी लाभ नहीं है। आगे चलते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अब सुमेलित विकल्प की बात कर लेते हैं। देखिए, इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? नीम हकीम खतरे जान। सबसे पहले तो आ जाओ, सावन हरे ने भादों सूखे। ना तो सावन के मौसम में हरा हुआ, न भादों में सूखा, अर्थात हमेशा एक समान रहा। तो ये तो सही है, ये तो सुमेलित है। नीम हकीम खतरे जान, यानी अगर हकीम नीम है अर्थात अधूरा ज्ञान वाला है, तो जान लो कि क्या है, खतरा है। तो अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, ये भी सुमेलित है। सुमेलित का मतलब सही मेल है। चोर के घर मोर, अपराधी सदैव चिंतित रहता है। नहीं, ये रुक जाओ। हाथ कंगन को हार सीखे और स्पष्ट को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी सुमेलित है। तो चोर के घर मोर, अपराध सदैव चिंतित रहता है। नहीं, चोर के घर मोर, यहां ये जो विकल्प है आपका, अपराध सदैव चिंतित रहता है, ये नहीं है। अर्थात इसमें जो सही विकल्प है वो क्या होता है कि सी। इसमें जो सही विकल्प है प्रश्न के हिसाब से, उसका उत्तर क्या है? सी। तो यहां पर आप क्या लिख दो? यहां पर लिख दो सी। एक स्थान पर स्थिर न रहना। अब एक स्थान पर स्थिर न रहना, इसके अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है। देखो, एक स्थान पर स्थिर न रहना, ये एक स्थान है और इस पर कोई व्यक्ति स्थिर नहीं है। ये स्थान है और इस पर कोई व्यक्ति क्या नहीं है? स्थिर नहीं है। तो धरती पर पांव न पड़ना, धरती पर पांव न पड़ने का अर्थ तो क्या निकल जाता है कि अगर किसी के धरती पर पांव नहीं पड़ रहे, इसका मतलब वो किसी भी चीज के प्राप्त होने के बाद ऊंचे ऊंचे ख्यालों में है, अपनी जो प्रतिष्ठा है उसको बहुत आगे और ऊंचा उठाने के चक्कर में है। वो धरती पर पांव नहीं रख रहा, वो जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है, वो सामान्य बातें नहीं कर रहा, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। पांव के नीचे से जमीन खिसक जाना, ये तो अचानक एक कोई ऐसी घटना के होने पर होता है जो घटना पहले से किसी भी रूप में पूर्व अनुमानित नहीं हो। और पांव उखड़ने का मतलब है हार जाना। लेकिन इसका जो सही विकल्प है वो है पांव में शनिचर का होना, कि भाई तेरे पाँव में शनिचर है क्या? अर्थात जिसके पाँव में शनिचर होता है वो एक जगह स्थिर नहीं रहता। अब दोनों का अर्थ अलग अलग है। धरती पर पाँव न पड़ने का मतलब तो आदमी आदमी का अहंकार में रहना, और पाँव में शनिचर रहने का मतलब है एक जगह स्थिर न रहना। तो ठीक है, ये होता है, और पाँव के नीचे से जमीन खिसकना। अब आगे चलते हैं। देखो, आगे चलते हैं। टेढ़ी उंगली से घी निकलना। आपके सामने एक वाक्य आ गया और वो वाक्य क्या आ गया? टेढ़ी उंगली से घी निकलना। देखो, बहुत अच्छा वाक्य है, टेढ़ी उंगली से घी निकलना। टेढ़ी उंगली से घी निकलना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। ये मटकी है, इसमें यहां तक घी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? घी। ये आपका हाथ है, ये आपका क्या है? हाथ है। ठीक है। अब जब आप इसमें से घी निकालोगे तो समझना, घी अगर आप इसमें ऐसे उंगली डालोगे तो उंगली की जो लंबाई है वो यहां पर आकर खत्म हो जाएगी। समझ पा रहे हो? अब उंगली की लंबाई यहां पर आकर खत्म हो गई, तो सीधी उंगली से तो आप घी निकाल ही नहीं सकते। फिर आप क्या करोगे? मटकी को थोड़ी सी टेढ़ी करोगे तो घी इधर आ जाएगा, और जब यहां आ जाएगा तो आप ऐसे उंगली को टेढ़ी करके
ऐसे उंगली को टेढ़ी करके और यहां से ऐसे उंगली को टेढ़ी करके यहां से घी निकाल लोगे। इसको कहते हैं टेढ़ी उंगली से घी निकालना, अर्थात चतुराई पूर्वक या क्रोध पूर्वक कैसे भी किसी भी अपने कार्य को करना। तो देखो, कठिन परिश्रम करना, टेढ़ी उंगली से घी निकालने में कोई कठिन परिश्रम नहीं है। मटकी को टेढ़ा करके और उंगली को यहां से घी निकाल दिया, तो चालबाजी का काम है, चालाक होने की निशानी है। तो कठिन परिश्रम करना नहीं, क्रोध भड़काना नहीं, वश में करना। ये मटकी है, कोई इसको वश में कैसे करोगे, मिट्टी को कैसे वश में करोगे। और चालबाजी से बलपूर्वक काम निकालना, हाँ, चालबाजी से या बलपूर्वक काम निकालना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कह देते हैं टेढ़ी उंगली से घी निकालना, टेढ़ी उंगली से घी निकालना। ठीक है भाई, अब चलते हैं अगले। देखो अगला क्या है, अगला क्या है, बहुत आसान है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान है। देखो, ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऊंचे पर बैठा है तो नहीं होना चाहिए, ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए भाई, प्रश्न है क्या नहीं होना चाहिए। इस वाक्य के रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरा होना। अगर कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर बैठा है, अगर कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर बैठा है, ऊंचे पद मतलब सम्मानीय व्यक्ति है, ऊंचा पद है, और मान लो गांव का सरपंच हो गया और यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनको अब देखो ध्यान से समझना, अगर कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर बैठा है तो उसको क्या इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उनको ध्यान रखना चाहिए कि ये तो हो गया इसका पीएस, प्राइवेट सेक्रेटरी, कि ये जो इसकी जनता है इनके बारे में प्राइवेट सेक्रेटरी इसके कानों में क्या कह देता है। अगर इसने नेगेटिव कह दिया जब तो ये इन पर क्या गुस्सा करेगा, और अगर इसने पॉजिटिव कह दिया तो इनको क्या करेगा, ये प्रेम करेगा। अर्थात इन सभी के साथ जो व्यवहार होगा वो व्यवहार किसके भड़काने से या किसके कथनों के माध्यम से होगा, इसके। अगर ये नेगेटिव बातें लाकर कहेगा तो इनके खिलाफ इसका व्यवहार नेगेटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव बात लाकर कहेगा राजा से तो ये प्रजा के प्रति या इससे मिलने वालों के प्रति इसका जो व्यवहार रहेगा पॉजिटिव रहेगा। यानी इन सभी से इसका जो व्यवहार है या इन सभी के प्रति जो इसका व्यवहार है वो किस पर आधारित है, इसके कहने पर, ये पर्सनल या प्राइवेट सेक्रेटरी के कहने पर, या कोई भी ऐसा खास व्यक्ति जो इससे जुड़ा हुआ है जिससे सूचनाएं लेता है। तो इसको कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। कान का कच्चा मतलब बिना खुद के देखे विश्वास कर लेना, बिना खुद के देखे विश्वास कर लेना, उसको बोलते हैं कान का कच्चा। अगर ये इसकी किसी भी बात पर विश्वास कर लेगा, मान लो ये तो राजा से पॉजिटिव थिंकिंग रख रहे हैं और राजा के प्रति, और ये कह रहा है कि भाई साहब आपको गाली दे रहे थे, मैंने कल देखा था 2-4-5 गाली मेरे सामने दे दी, तो राजा इन पर कोड़े बरसाएगा। इसका मतलब जो ऊंचे पद पर व्यक्ति बैठा है अगर उसको सभी से समानता का व्यवहार करना है, सभी के साथ सामंजस्य बैठा करके चलना है, तो उसको कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो सही विकल्प है वो ए है। इसमें जो सही विकल्प है वो कौन सा है भाई, ए है, ए है ना। इसमें जो सही विकल्प है वो ए है। अब आगे चलते हैं। अमरदीप ने कारखाना खोला तो मित्रों ने आने वाली परेशानियां गिनाई, तब उसने कहा, अमरदीप है, अमरदीप ने जब कारखाना खोला तो मित्रों ने परेशानियां बताई कि भाई कोई भी धंधा या कोई भी काम स्टार्ट करेगा तो परेशानियां तो आएंगी, बिल्कुल आएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन रिक्त स्थान में उपयुक्त लोकोक्ति होगी। अब जब परेशानियां गिनाई तब उसने कहा, उसने किसने, अमरदीप ने। अब अमरदीप ने अपने मित्रों से क्या कहा सुनो,
उसने कहा कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, कि जिसको साईं बचाना चाहता है, जिसको भगवान बचाना चाहता है, उसको कोई मार नहीं सकता। अब ये बात तो इससे मिलती जुलती है, ये कहावत तो इससे मिलती जुलती है, लोकोक्ति तो इससे मिलती जुलती है, लेकिन यहां पर मरने मारने की बिजनेस खोल रहा है कोई, मरने थोड़ी ना जा रहा है, इसलिए मरने मारने की बात वाली लोकोक्ति यहां पर बिजनेस खोलने में सही नहीं लग रही, इसलिए इसको हटा दो। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अरे ना तो अमरदीप खिसियानी बिल्ली है और ना उसका बिजनेस खंबा है जो बार बार नोचे उसको। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, नहीं, दूसरे के जो उपदेश है कुशल बहु तेरे, वो तेरे बहुत ज्यादा कुशल हैं, ये भी नहीं, तो देखो तेरे लिए बहुत ज्यादा कुशल। ओखली, उसने कहा कि ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। अगर ये ओखली है, ओखली कैसी होती है, ओखली ऐसी होती है, और ये मूसली हो गई। अगर ओखली में सिर दे दिया तो अब ये हो गया मूसल और ये हो गई ओखली। अगर ओखली में सिर दे दिया तो इस मूसल से क्या डरना, इस मूसल से क्या डरना, अर्थात अब भैया ओखली में सिर दे दिया तो मूसल तो आके पड़ेगा ही। अब अगर अपन हर बार डरे, मान लो तुम्हारे डेंगू हो गया तो भैया बार बार ब्लड टेस्ट के लिए खून तो निकलेगा ही। अब तुमको मान लो कैनोपी से डर लग रहा है, कैनोपी क्या उसको क्या बोलते हैं, जो एक लगा देते ना, चलो कुछ भी होगा, उसको अच्छा नाम है उसका, चलो छोड़ो। अब तुम्हें मान लो ब्लड टेस्ट में बार बार इंजेक्शन से ही डर लग रहा है, तो भैया डेंगू कैसे मिटेगा, इसलिए जब ओखली में सिर दे दिया तो मूसलों से क्या डरना, अर्थात इसमें जो विकल्प होगा वो कौन सा होगा, डी विकल्प होगा। इसमें जो विकल्प होगा वो कौन सा विकल्प होगा, डी विकल्प होगा। आग बबूला होना मुहावरे का भावार्थ है, आग बबूला होना। आग का बबूला होना, यानी आग बबूला होने का मतलब है ये बबूला है और इसमें आग लग रही है, ये आग का बबूला है, अर्थात अत्यधिक क्रोध करना। आग बबूला होना यानी अत्यधिक क्रोध करना। आग बबूला होने का मतलब क्या है, आग बबूला होने का मतलब है अत्यधिक क्रोध करना। आग बबूला होने का मतलब क्या हो गया भाई, अत्यधिक क्रोध करना। ठीक है, बाकी भयंकर आग लगना ये भी गलत है, रेत का बवंडर होना ये भी गलत है, बबूल के पेड़ में आग लगना ये भी गलत है। अब चलते हैं आगे, देखो काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती, काठ की जो हांडी है वो दोबारा नहीं चढ़ती, लोकोक्ति का भावार्थ है काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती। ये जो काठ है, इसकी जो हांडी है वो दोबारा नहीं चढ़ती। काठ का मतलब होती है लकड़ी, लकड़ी, ठीक है। ये तो हो गई आग, लपटे, और ये आपने चढ़ा दी हांडी, और ये कौन सी हांडी है, ये है काठ की हांडी, काठ की हांडी। अब ये जो काठ की हांडी है, ये एक बार तो आपने चढ़ा दी आग पर, लेकिन ये तो क्या है, लकड़ी है, लकड़ी से बनी हुई है। अब जब लकड़ी से बनी हुई है तो अब ये जैसे ही आग जाएगी तो भैया ये तो क्या हो जाएगी, जल जाएगी। जलने के बाद अब बताओ ये दोबारा बचेगी क्या, नहीं बचेगी। जब ये दोबारा बचेगी नहीं तो दोबारा काठ की हांडी कैसे चढ़ाओगे, इसलिए जो लकड़ी की हांडी होती है वो दोबारा आग पर नहीं चढ़ती, क्योंकि एक बार ही चढ़ती है जल जाती है। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि भाई मेरे को आधी रात को याद कर लेना,
मैं हूं, मेरे को तू आधी रात को फोन कर और तेरा काम करवा के रहूंगा, और भाई साहब ऐसे वैसे, और तू कहीं तेरे को ट्रैफिक पुलिस पकड़ ले, फोन कर देना यार, फोन कर देना। इस तरीके से बड़ी बड़ी उसने फेंक दी। एक दिन तुमको पकड़ लिया किसी हवलदार ने ट्रैफिक पुलिस में, किसी चौराहे पर, तुमने फोन कर दिया, या भाई पकड़ लिया, हाँ यार पकड़ तो लिया, अभी मैं क्या ऑफिस में बाद में बात करता हूँ, अरे यार इन्होंने पकड़ रखा है यार, अब अधिकारी उनसे क्या बात करूँ क्या नहीं, कितने मांग रहे हैं यार, भाई सब 700 मांग रहे हैं, अब दे दो यार, अब क्या, तो 700 दो फिर देखेंगे, अब दे दो यार, अब क्या है, अब सब अधिकारी व्यस्त, अब लो, अब क्या होगा, तुमने तो उसके चक्कर में हेलमेट भी घर से लेकर नहीं गए। उसको कहते हैं काठ की आंडी दोबारा नहीं चढ़ती, है ना। तो काठ के बर्तन में केवल एक बार ही खाना बनाया जा सकता है, हाँ ये तो बात ठीक है, लेकिन ये कहने का अर्थ इसका दूसरा है, काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती, इसका ये साफ अर्थ नहीं बताना चाह रहा कि काठ के बर्तन में, लकड़ी के बर्तन में केवल एक बार ही खाना बनाया जाता, नहीं। इसका कहने का मतलब है कि जो कपट का व्यवहार होता है बहुत दिनों तक नहीं रहता, जो कपट का व्यवहार होता है, जो झूठा व्यवहार होता है, वो बहुत दिनों तक नहीं रहता। खाना बनाने में काठ के बर्तन काम में नहीं लेने चाहिए, ये भी इसका कहने का मतलब नहीं था, और खाना बनाने में धातु निर्मित बर्तन ही काम में लेने चाहिए, ये भी इसका कहने का मतलब नहीं था। तो जो सही विकल्प है वो क्या है, बी है, बी। ठीक है, जो सही विकल्प है वो क्या है भाई, बी है। अब आ जाओ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला जो प्रश्न है वो आपसे कहता है किस विकल्प में मुहावरे का सार्थक प्रयोग हुआ है, किस विकल्प में मुहावरे का सार्थक प्रयोग हुआ है, किस विकल्प में मुहावरे का सार्थक प्रयोग हुआ है। पंडित जी को उपदेश देकर तुम सूरज को दीपक दिखाने का प्रयास कर रहे हो। देखो ये बात कहीं ना कहीं सही है, पंडित जी को तुम उपदेश दे रहे हो, अरे पंडित जी तो खुद ही क्या है, ज्ञानी है, क्या है, ज्ञानी है। तो उनको अगर तुम उपदेश देकर तुम क्या कर रहे हो, सूर्य को दीपक दिखाने का काम कर रहे हो, अरे ये सूर्य, इसको दीपक दिखा के क्या प्रकाशित करोगे, इसका मतलब इस ये तो इन्होंने सही कहा है, सही प्रयोग है। दूसरा है यज्ञ करते समय आग में घी डाला जाता है, अरे आग में घी डालने का मतलब यज्ञ से नहीं है, यज्ञ करते समय आग में घी डाला जाता है, अरे आग में घी डालना तो किसी को भड़काना होता है, इसलिए यज्ञ करने से संबंध इसका नहीं है, तो ये तो गलत है। कुछ अन्य जीव भी गिरगिट की तरह रंग बदलते, जो गिरगिट की तरह रंग बदलने का मतलब तो कपट का व्यवहार करना है, अचानक अपने स्वभाव में परिवर्तन कर लेना होता है, तो ये भी सही नहीं है। और मिठाई देखते मुंह में पानी मुंह में पानी भर आता है, तो मुंह में पानी भरने का मतलब लालसा का प्रतीक है, लालच का प्रतीक है, लेकिन मिठाई देखते ही, यानी ये तो सामान्य वाक्य हो गया, लक्ष्यार्थ नहीं है, वाच्यार्थ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो सही विकल्प है वो तो ए है, ए। जो सही विकल्प है वो तो क्या है, ए। अब देखो आगे चलते हैं, किस वाक्य में मुहावरे का सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है, किस वाक्य में मुहावरे का सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है, देखो किस वाक्य में मुहावरे का सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है, घर वालों द्वारा देरी से आने का कारण पूछने पर वह बगले झांकने लगी, उसने नहीं पूछा है, घर वालों द्वारा देरी से आने के कारण पूछने पर वह बगले झांकना, बगले झांकने का मतलब है कि जब जवाब नहीं होता तो उस अवस्था में या उस दशा में व्यक्ति सामने वाले से नजरें नहीं मिला पाता, तो इधर उधर देखता है, इसको बगले झांकना कहते हैं, यानी जवाब ना होने पर चुप हो जाना और नजरें ना मिलाना, इसको बगले झांकना कहते हैं।
तो ये तो बिल्कुल सही हुआ है। भैंस के आगे बीन बजाने से वह बिदक जाती है, भैंस के आगे बीन बजाने से वह बिदक जाती है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। उसने पूछा है सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है। चौकीदार के शोर मचाते ही चोर 9 2 11 हो गया, हाँ ये भी ठीक है। चौकीदार ने जैसे ही शोर मचाया चोर 9 2 11 हो गए। और नौकरी छूट जाने के कारण वह मित्रों के आगे हाथ फैला रहा है। नौकरी छूट जाने के कारण वह मित्रों के आगे क्या फैला रहा है भाई? हाथ फैला रहा है। अब देखो इसमें सही विकल्प क्या होना चाहिए कि किस वाक्य में मुहावरे का सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है। घर वालों द्वारा देरी से आने का कारण पूछने पर वह बगले झांकने लगा, ये तो बिल्कुल शुद्ध है। भैंस के आगे बीन बजाने से वह बिदक जाती है, ये गलत है। चौकीदार के शोर मचाते ही चोर 9 2 11 हो गया, चोर 9 2 11 हो जाने का मतलब भाग जाना, ठीक है। और नौकरी छूट जाने के कारण वह मित्रों के आगे हाथ फैला रहा है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो उत्तर होना चाहिए वो बी है, क्योंकि हमारे ग्रामीण लैंग्वेज में ऐसा कहा गया है कि भैंस के आगे बीन बजाने से भैंस पूंछ उठाती है, गोबर करती है और भाग जाती। देखो तो ये है। आगे चलते हैं। 17वां है कि अपने वचन के अनुसार मेरे रुपए लौटा दो, नहीं तो मुझे आता है। भाई अपने वचन के अनुसार मेरे रुपए लौटा दो वरना मुझे आता है। तो मुझे क्या आता है भाई? अपने वचन के अनुसार मेरे रुपए लौटा दो वरना मुझे आता है, क्या आता है? टेढ़ी उंगली से घी निकालना। टेढ़ी उंगली से घी निकालने का मतलब होता है चालबाजी या बलपूर्वक काम निकालना। तो भाई 3 5 करना, अरे 3 5 करना, फालतू बकवास करना ये नहीं है। छाती पर मूंग दलना आता है, यानी पास में रहकर परेशान करना आता है, नहीं ये भी नहीं आता। दांत खट्टे करना आता है, ये भी नहीं। टेढ़ी उंगली से घी निकालना आता है, हाँ बिल्कुल। या तो मेरे पैसे लौटा दो, नहीं तो मैं टेढ़ी उंगली से घी निकालना भी जानता हूं। यहाँ पर ये काम हो गया। तो यानी जो सही विकल्प है वो कौन सा है? जो सही विकल्प है वो है आपका बी। कुसुम ने बच्चों के झगड़े को भाइयों में मारपीट करवा दी। कुसुम ने बच्चों के झगड़े को लेकर भाइयों में मारपीट करवा दी। तो ये क्या है? ये डंका बजाकर, यानी कुसुम ने बच्चों के झगड़े को डंका बजाकर भाइयों में मारपीट करवा दी, नहीं ये तो निरर्थक है, सर्वदा और सर्वथा निरर्थक है। बाल की खाल निकालकर कुसुम ने बच्चों के झगड़े को बाल की खाल निकालकर भाइयों में मारपीट, अरे कितनी भी बाल की खाल हो, भाइयों में मारपीट बहुत मुश्किल बात है, इसलिए ये भी नहीं होता। कुसुम ने बच्चों के झगड़े को हवा में उड़कर भाइयों में मारपीट करवाती, अरे कुसुम हवा में क्यों उड़ेगी भाई? नहीं उड़ेगी, इसलिए हवा में उड़कर भी नहीं। तो फिर तिल का ताड़ बनाकर, हाँ छोटी सी चीज को भी बहुत बड़ा साबित करके और उन्होंने क्या कर दिया कि तिल का ताड़ बना दिया, अर्थात छोटी सी भी चीज को बहुत बड़े पैमाने पर भड़का देना या उसको प्रदर्शित करना, इसको बोलते हैं तिल का ताड़ बनाना। अर्थात यहाँ पर जो सही उत्तर है वो ए विकल्प है। तो 18 में जो सही विकल्प है वो कौन सा है? ए है। अब चलते हैं आगे। देखो आगे चलते हैं मित्रों। बिल्कुल टेंशन तो लेनी ही नहीं, क्योंकि जीवन में टेंशन लेकर करोगे क्या भाई? देखो जीवन में मैं आपको बताऊं, जीवन में हर प्रकार की टेंशन है और हर कदम कदम पर टेंशन है। आपने अनिल कपूर का एक सॉन्ग सुना होगा कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हाँ हर कदम एक नई जंग है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके सामने सबसे बड़ी परेशानी होती है कि स्कूल, सबसे बड़ी परेशानी होती है। और स्कूल जाने में उसके सामने परेशानी क्या आती है? स्कूल जाने में उसके सामने परेशानी आती है कि उसका जो स्वभाव होता है बच्चे का, इसलिए उसको लड़का बोलते हैं या बच्चा बोलते हैं, जिसमें बचपन भाववाचक संज्ञा शामिल है कि बच्चा जो होता है उसका स्वभाव चंचल होता है और चंचल स्वभाव में उसको 6-7 घंटे तक स्कूल में स्थिर बैठना, एक जगह बैठना, ये नहीं सुहाता। जब नहीं सुहाता तो वो क्या करता है? कोशिश करता है, प्रयत्न करता है कि कैसे भी मैं इस स्थिर माहौल में से
चंचलता जोर करती है इस वजह से कि भाई स्थिर माहौल को छोड़ करके और कहीं ऐसी जगह चला जाऊं जहां मैं खेल सकूं, हंस सकूं, बोल सकूं, मुझे कोई प्रेम करने वाला हो, क्योंकि वहां पर जो टीचर होता है वो तो उसको यमराज और जल्लाद की तरह लगता है कि भाई ये तो केवल लड़ना जानता है। तो एक तो स्कूल इसलिए उसको बहुत ज्यादा परेशान करती, दूसरी परेशान क्या करती है कि बच्चा घर आकर के चाहता है कि मैं खेलूं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उसका स्वभावगत विशेषता है, तो इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, प्राकृतिक रूप से उसका स्वभावगत है ही। अब स्कूल में जो टीचर होता है वो टीचर उसको दे देता है होमवर्क। अब होमवर्क घर आकर के होमवर्क करे या खेले, जब शाम को कॉलोनी में सभी बच्चे खेल रहे होते हैं उस समय उसका जो होमवर्क करना है वो उसके सामने बड़ी दयनीय और दुख भरी स्थिति पैदा कर देता है। इसलिए जब वो होमवर्क करता है तो बहुत परेशान होता हुआ उस टीचर को गाली देता है, स्कूल को गाली देता है और मानसिक परेशानी में आ जाता है। इसके बाद क्या होता है कि उसके सामने तीसरी स्कूल से नफरत होने की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसको लगता है कि यार ये जो टीचर है, ये टीचर तो केवल अपनी कक्षा में आ रहा है, तो टीचर तो एक ही कक्षा में आ रहा है और आराम से आके बैठ गया, ये चाहता है तो हंसता है, ये चाहता है तो पीट लेता है, ये चाहता है तो कॉपी चेक कर लेता है, ये चाहता है तो टेस्ट ले लेता है, ये चाहता है तो जोक्स भी सुना लेता है, तो अपने की मर्जी का राज है। और दूसरी तरफ हम कि एक टीचर आ गया, फिर दूसरा टीचर आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा आ गया, छठा आ गया, ऐसे 6 टीचर आ जाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि ये तो आकर के पढ़ाकर लिखा करके चला गया, लेकिन याद तो हमें करना है। ये तो क्लास में 1 घंटे तक जितना बोल लिया इसने, पढ़ा लिया, बस बात खत्म। ये तो घर जाके आराम से रेस्ट करेगा और हमने जो इसने पढ़ाया उसको घर जाके फिर रटो, फिर याद करो, फिर उसको होमवर्क करो, याद करो, टेस्ट दो। तो बच्चा इन सारी चीजों से बहुत परेशान हो जाता है। तो वो पूरे बचपन में तो परेशान इसी वजह से रहता है कि कोई भी तरह स्कूल खत्म हो जाए। तो इसी चीज में जब वो 12वीं पास करता है, 4 साल का पढ़ने बैठता है, तो यानी 16 साल तक तो वो सबसे बड़ी चिंता में ये रहता है। अच्छा, जब पैदा होता है और जब संवेदनशीलता को ग्रहण करता है, उससे पहले क्या है कि ना तो अपनी भावनाएं भी व्यक्त कर पाता है, ना बोल पाता है, ना कुछ कह पाता है। अब पेट में दर्द हो रहा है, अब रो रहा है, माँ समझ ही नहीं रही कि रो क्यों रहा है और उसके पेट में दर्द हो रहा है। इंजेक्शन लगा दिया, चिल्ला नहीं सकता, और चिल्ला सकता, कह नहीं सकता कि नहीं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, लगा दिया तो लगा दिया, माँ के गुस्सा आ गया, चेप दिया एक। तो बचपन की उस अवस्था से निकला, फिर स्कूल में से निकला, स्कूल में से निकलने के बाद वो सोचता है अब मैं बड़ा हो गया, स्कूल से निकल जाऊं फिर जीऊंगा। स्कूल से निकलते ही उसके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि अब किसकी तैयारी करूं, अब किसकी तैयारी करूं। और घर वाले उसको लीपापोती करके और एक किसी कॉलेज में डाल देते हैं। कॉलेज में चला गया, कॉलेज में जाने के बाद सबसे बड़ी परेशानी है कि 3 साल तक लगातार पास होना है। अब कॉलेज का सिलेबस पढ़ो। जब कॉलेज खत्म होने के या फाइनल ईयर में जाते जाते वो सोचता है कि एक बार बस एक ग्रेजुएशन हो जाए यार, एक बार कॉलेज हो जाए फिर जिंदगी जीऊंगा। कॉलेज खत्म होते होते तो घर वाले उस पर बोझ डाल देते हैं कि भैया अब तेरी उम्र हो गई, अब तुझे कमाना पड़ेगा। अब वो नौकरी के लिए भटकता है। तो वो सोचता है नौकरी की, भाई सरकारी कर लेता हूँ, तैयारी कर लेता हूँ। अब जैसे तुम तैयारी कर रहे हो, अब वो तैयारी में लग गया। अब तैयारी में गवर्नमेंट उसके 5 साल ले बैठी। 5 साल तक पागलों की तरह हिंदी पढ़ रहा है, हिस्ट्री पढ़ रहा है, रीजनिंग पढ़ रहा है, मैथ्स पढ़ रहा है, सारी चीजें पढ़ रहा है। क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि नौकरी लगनी है। आसमान से गिरे और खजूर पलट के, वो वाली बात हो गई। बचपन में स्कूल से बहुत परेशान था, फिर कॉलेज की परीक्षाएं, कॉलेज की परीक्षाएं के बाद अभी सरकारी नौकरी की आफत। अब चलो, अब लगाओ धक्के क्वालिटी एजुकेशन में, क्वालिटी एजुकेशन में, क्लियर विजन में, उत्कर्ष में, फलाना ढिंका चिमका। वहां से 5 साल तक परेशान होने के बाद या तो उसकी सरकारी लग जाती है, और सरकारी नहीं लगती तो वह परेशान होने के बाद कि यार अब मैं कोचिंग छोड़ रहा हूँ, अब जीना चाहता हूँ, तभी हो जाती है उसकी शादी। अब शादी हो गई, अब पत्नी का खर्चा, पत्नी का बोझ, फिर कुछ साल बाद चींकड़ा फूंकनी रद्दी पेपर लोहा प्लास्टिक वो आ गए। इस तरीके से मर ही तो जाता है, लेकिन इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाता।
इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाता और हर बार इस चक्रव्यूह में फंसता हुआ हर एक नई साजिश में फंसने से पहले सोचता है कि अब मैं जिंदगी बहुत खुशी से जीऊंगा, लेकिन नहीं जी पाता। आगे से आगे परेशानियां, समस्याएं, जिम्मेदारियां, बोझ बढ़ते हुए चले जाते हैं। इसलिए अगर आप इसलिए परेशान हैं कि बस मैं थोड़े दिन और परेशान हूं फिर हंसी खेल से जीऊंगा, तो नहीं, अब गलत है। परेशानी ताउम्र रहने वाली है, हमेशा रहने वाली है। अगर आपको इस परेशानी को खत्म करना है तो आप वर्तमान में हंसिए, वर्तमान में खुश रहिए। वर्तमान में आप जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरे दिल से कीजिए, हंसी के साथ कीजिए, खुशी के साथ कीजिए, तो वर्तमान भी सुधरेगा। और वर्तमान में अगर खुशी के साथ किसी भी काम को किया तो उसमें आप सफल होगे तो आपका भविष्य भी सुधरेगा। ये जीवन जीने का सबसे बेहतर तरीका है। अगर हम आगे से आगे लगे रहेंगे एक उम्मीद में कि अब खुश होऊंगा, अब खुश होऊंगा, अब फरवरी चली गई, अब मार्च में खुश रहूंगा, मार्च के बाद अब मार्च तो चला गया, अब अप्रैल में बहुत खुश रहूंगा, नहीं रह सकते। आगे से आगे उम्मीद में नहीं। आप अपनी जिम्मेदारियों और बोझ से कभी फ्री नहीं होंगे। इसलिए अगर आपको जीना है तो वर्तमान में जिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दुनिया में, इस संसार में, इस जहां में अगर खुशी का जो वास्तविक कोई कारण है तो, या खुश रहने का कोई वास्तविक कारण हो सकता है, तो वो हो सकता है परोपकार। आदमी खुश अंदर से तभी हो सकता है जब वो परोपकारी हो, वो किसी दूसरे की मदद करे, उसकी वजह से किसी दूसरे के चेहरे पर हंसी आए, किसी दूसरे के चेहरे पर स्माइल आए, मुस्कान आए, मुस्कुराहट आ जाए, तो आप समझ लेना कि आप अंदर से उस दिन सच्चे मायने में खुश हुए। इसलिए आज से दो तीन चीजें, ज्यादा नहीं, दो तीन चीजें। एक तो जो भी व्यक्ति आपको मिलता है तो आप उसके प्रति सकारात्मक रहें कि मैं इसकी किस तरीके से मदद कर सकता हूं। अगर आप अपने पूरे जीवन में 1 लाख व्यक्तियों से मिलें और उसमें से आपने 10,000 व्यक्तियों की भी मदद कर दी, बड़ी नहीं, छोटी मोटी, 10,000 व्यक्ति, कोई बीमार है उसको संभाल लिया, कोई वृद्ध है उसकी दवाई ले आए मार्केट से, उसका कोई सामान ले आए, किसी के कोई परेशानी, किसी के कोई मान लो डरा हुआ है किसी भी चीज़ को तो उसको हिम्मत ही दे दी, कोई अगर परीक्षा से टेंशन में तो उसको कोई सकारात्मक बात बोल दी। ऐसा कहीं भी जाओ, पिक्चरों में देखते नहीं हो हीरो होता है, पिक्चर में हीरो अलग से पहचान में आ जाता है। क्यों आ जाता है? उसकी एक्टिविटी से क्यों आ जाता है? वो जहां भी जाता है खुशियां बांटता है, किसी की मदद करता है। कोई हीरोइन के पीछे गुंडे पड़े हुए हैं तो उनको बचा लेता है, किसी वृद्ध को कोई परेशान कर रहा है उसको बचा लिया, किसी निर्बल को कोई परेशान कर रहा है उसको बचा लिया। इस प्रकार से अपना जीवन शैली को इस प्रकार से बना लो, तुम सफल हो जाओगे, जिंदगी में सफल हो जाओगे। सरकारी नौकरी लगना और ना लगना ये सफलता और असफलता जिंदगी के जिंदगी को निर्धारित नहीं करती। जिंदगी का सफल होना, जीवन का सफल होना और असफल होना ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने लोगों के काम आते हैं, कितने लोगों के चेहरे पर आपकी वजह से मुस्कुराहट आई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपना 19वें नंबर। इसलिए आज से लोगों के प्रति सकारात्मक रहें, ज्यादा से ज्यादा मदद करने की सोचें और ईश्वर से जुड़े आध्यात्मिक बने, है ना। अब आगे चलते हैं। ताजमहल का अनुपम सौंदर्य देखकर सभी पर्यटक, ताजमहल का अनुपम सौंदर्य देखकर सभी पर्यटक क्या, रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरा होगा। ताजमहल का अनुपम सौंदर्य देखकर सभी पर्यटक अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं? नहीं। अपनी तारीफ खुद करते हैं? नहीं। छोटा मुंह बड़ी बात करते हैं? नहीं भाई, छोटा मुंह बड़ी बात क्यों करेंगे। चैन की बंसी बजाते हैं? अरे चैन की बंसी ताजमहल में जाके क्यों बजाएंगे। तो दांतों तले उंगली दबाना यानी आश्चर्य प्रकट करना, तो बी उत्तर यहां पर होगा। तो 19 में जो सही विकल्प है वो बी है, दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, अर्थात आश्चर्य प्रकट करते हैं कि अरे वाह क्या शानदार और सुंदर बनाया है। आगे चलते हैं। किस विकल्प में लोकोक्ति का वाक्य में सार्थक प्रयोग नहीं हुआ। सार्थक प्रयोग नहीं हुआ, देखो इस चीज पर ध्यान देना, सार्थक प्रयोग नहीं हुआ। आप चलकर शहर में रहिए और वहां अध्यापन कार्य कीजिए, यहां तो आपकी विद्या की कोई कदर नहीं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये तो इसका सार्थक प्रयोग है। अगर जंगल में मोर नाचेगा तो कौन देखेगा, अर्थात किसी अच्छी जगह जाकर अध्यापन कार्य करवाएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिलेगा, तो ये तो सार्थक है।
जब तुम गांव से शहर में पढ़ने आए थे तब तो बड़े सरल थे, परंतु अन्य शैतान विद्यार्थियों के साथ रहकर तुम भी वैसे ही हो गए। सच है चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरा ना काट। अरे जब तुम गांव से शहर में पढ़ने आए थे तो बड़े सरल थे, परंतु अन्य शैतान विद्यार्थियों के साथ रहकर तुम भी वैसे ही हो गए। समझ पा रहे हो? खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, वो आता है यहाँ पर। चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरा न काट। चंदन की तो चुटकी भी बहुत होती है, और सामान्य लकड़ी का तो अगर पूरी गाड़ी भरी है उसका भी कोई फायदा नहीं। इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि इनका सार्थक मेल नहीं है। फसल पककर तैयार है, मुझे बेल की बहुत जरूरत थी, इसलिए 2000 रुपये में खरीदा है, क्योंकि आंखों पर पलकों का बोझ नहीं होता। आंखों पर पलकों का बोझ होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पलकें आंखों को बचाती है। अगर कृषि कर रहे हो तो बैलों की आवश्यकता है, बैल खरीद लिए तो आंखों पर पलकों का कार्य करेंगे, इसलिए सार्थक है। और मोहन प्रातःकाल मजदूरों को बुलाने गया और उनसे पूछा, तुम लोग दरवाजा खुला रखकर अभी तक सो रहे थे? धनुकों ने उत्तर दिया, क्या करें, गाय ने बाछी नींद आवे अच्छी। गाय ने बाछी नींद आवे, न गाय न बछिया नींद आवे अच्छी। इसका मतलब जो इसमें सही उत्तर है, सही का मतलब जो सार्थक प्रयोग नहीं है वो किसमें नहीं है? बी में नहीं है। तो इसमें आप जो सही उत्तर लगाओगे वो क्या लगाओगे? बी लगाओगे। राम पैसे तो अच्छे दे रहा है पर देगा 3 महीने बाद, जबकि श्याम कम पैसों में खरीदेगा पर हिसाब तुरंत करेगा, तो मैं तो शाम को ही बेचूंगा, क्योंकि मेरी तो नीति है। नीति क्या है? देखो कि नीति है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि 9 नगद न 13 उधार। कि नगद के तो 9 रुपए भी बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि एक साथ आते हैं, लेकिन उधार में अगर 13 भी रुपए आएंगे और वो 3-3 रुपए करके आए, 4 बार में आए, तो क्या फायदा। इसलिए इसमें जो सही उत्तर है वो बी विकल्प बिल्कुल सही है। आपकी भी नीति यही होनी चाहिए। स्वामी राम तीर्थ को बचपन से ही सत्संग का बड़ा शौक था। बिल्कुल शौक था, सत्संग का तो बड़ा शौक था भाई उनको, है ना। और राम और कृष्ण की कथाएं सुनकर उनकी आंखें सजल हो जाती थी, आंखों में अश्रु आ जाते थे। इसलिए बहुत अच्छी बात है, ये तो भक्त होने की निशानी है। रोम रोम में प्रेम का संचार हो जाता है, और रोम रोम के उनके प्रेम, रोम रोम में उनका प्रेम का संचार हो जाता है। तो सच है। सच क्या है? सच क्या है? सच है, बहुत आसान बात है कि अगर कोई व्यक्ति बचपन से ही किसी ऐसे विशिष्ट गुणों को प्रकट कर रहा है, विशिष्ट लक्षणों को प्रकट कर रहा है, जो आगे जाकर उसका प्रोफेशन बनने वाले हैं, उसके मुख्य कार्य बनने वाले हैं, तो उसके लिए साफ कहा है कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात, अर्थात जो विद्वान होता है उसके बचपन से ही लक्षण प्रकट हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पर जो सही उत्तर है वो कौन सा है? ए है। अब आगे चलते हैं। संसार में कोई सुंदर है तो कोई कुरूप, संसार में कोई सुंदर है तो कोई कुरूप, कोई स्वस्थ है तो कोई रुग्ण है, कोई करोड़पति है तो कोई अकिंचन है। अकिंचन का मतलब अकिंचन, किंचन यानी कुछ भी है यानी नहीं, अर्थात निर्धन है। इसलिए कहा गया है कि यहाँ ने ला गई राउरी माया, यहाँ ने ला गई राउरी माया। ये गलत, ये यहाँ पर उचित नहीं है। इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अरे ये शायरी यहाँ पर नहीं है रे। ईतर के घर तीतर बाहर बांधू की भीतर, ईतर के घर तीतर बाहर बांधू की भीतर, अरे ये भी यहाँ पर सही नहीं है। तो ईश्वर की माया और कहीं धूप कहीं छाया, अरे ये ईश्वर की माया है, कहीं धूप है कहीं छाया है। अर्थात कोई करोड़पति है, कोई अकिंचन है, कोई निरोग है तो कोई रुग्ण है, कोई सुंदर है तो कोई कुरूप है। ईश्वर की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। तो इसमें जो सही विकल्प होगा वो डी होगा। इसके बाद आगे चलते हैं कि किस वाक्य में लोकोक्ति का सार्थक प्रयोग है। देखो ध्यान से समझना, किस वाक्य में लोकोक्ति का कैसा प्रयोग है, सार्थक प्रयोग है। और सार्थक प्रयोग के बारे में मैं बात करूंगा कि घर का जोगी तो जोगड़ा ही होता है, आन गांव का सिद्ध होता है। जह जह चरण पड़े संतन के तह तह बंटा धार होता ही है। अरे उसने पूछा है किस वाक्य में लोकोक्ति का सार्थक प्रयोग हुआ है। इसमें तो नहीं हुआ कि जह जह चरण पड़े संतन के तह तह बंटा धार, संतन के चरण पड़ने से बंटा धार होने लगा जब तो पड़ गई पार। जाति जाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होता ही है।
अच्छा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होता ही है। बिल्कुल सही बात है, तो है ना, मैं उनका नमक खाता हूं तब उनकी सी ने कहूं तो क्या कहूं, मनुष्य को चाहिए कि जहां का पीवे पानी वहां की बोले, वहीं की बोले वाणी। अब देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न ने तो मुझे अटका दिया। प्रश्न है कि किस वाक्य में लोकोक्ति का सार्थक प्रयोग है। घर का जोगी जोगड़ा, घर का जोगी तो जोगड़ा ही होता है, आन गांव का सिद्ध होता है। जह चरण पड़े बंद जाति पर हरि का होता है, जहां को पीवे पानी वहां की। देखो यहां पर नहीं और आना चाहिए था। यहां पर नहीं आना चाहिए था। कहां पर सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है, तो बी में सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है कि जहां जहां चरण पड़े संतन के तह तह बंटाधारी होता है, ये सार्थक प्रयोग नहीं है। किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग है। उसने मेरा हाथ जोर से खींचा, होम करते उसके हाथ जल गए, शादी के कारण उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई है, और वह जिस काम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है उसे पूरा करके रहता है। इस वाक्य में मुहावरा, वह जिस काम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है वह उसे पूरा करके रहता है। इस पर डी में बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है, डी है। कि देखो सोना जितना तपता, लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है, और सोने को जितनी ताप मिले वो उतना प्रखर निकलता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना प्रखर निकलता है। इसका मतलब है कि बहुत आसान चीज है, समझने वाली चीज है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां नहीं आएंगी, विषम परिस्थितियां नहीं आएंगी, तो वो खुद को साबित कैसे करेगा कि वो धैर्यवान है, वो साहसी है, वो चतुर है, चालाक है। अगर किसी के सामने अगर कोई धारा के प्रतिकूल नहीं बहेगा, धारा के विपरीत नहीं बहेगा, और पानी की धारा के दिशा में ही बहेगा, तो ऐसे तो हर कोई बहेगा। असली साहसी और निडर तो वो है जो धारा के विपरीत जाने का साहस रखे। इसी प्रकार से विषम परिस्थितियां जो आती हैं वो आपके लिए एक चुनौती है, आपको निखरने का सबसे बड़ा और शानदार मौका है। श्री राम जब वन गए तो वन में जाने से पहले वो केवल श्री राम थे, लेकिन वन में जाने के आने के बाद वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। अर्थात यहां पर देखने वाली बात क्या है कि वन से आने के बाद वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए, अर्थात जो वन है वो उनके लिए जीवन की सबसे बड़ी चुनौती की कसौटी था, और उस पर वो खरे उतरे, उन्होंने मर्यादा निभाई। ऐसे ऐसे प्रलोभन आने के बाद भी उन्होंने मर्यादा निभाई। रावण को मारने की घटना तो अंतिम है, लेकिन उसकी शुरुआत हुई थी कि उसकी बहन जो शूर्पणखा है वो एक बहुत सुंदर रूप रख के या धारण करके श्री राम के सामने आई कि मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कर लो। अगर उसी प्रलोभन में वो फंस जाते, अपनी मर्यादा का ध्यान नहीं रखते, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन उसमें नहीं फंसकर उन्होंने अपनी मर्यादा का ध्यान रखकर उनको कितना बड़ा युद्ध करना पड़ा, रावण से युद्ध करना पड़ा। रावण से युद्ध करना स्वीकार किया, लेकिन उस लालच में नहीं फंसे, उस गंदगी में नहीं फंसे, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। तो श्री राम जब वन गए तो बन गए, ऐसा कहा जाता है कि जब वन गए तो बन गए, अर्थात कि वन में जाने से पहले श्री राम थे, लेकिन वन से आने के बाद वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी जब चुनौतियां आने से पहले तुम एक सामान्य युवक हो, लेकिन चुनौतियों के बाद जो तुम्हारे स्वभावगत विशेषताएं प्रकृत होंगी, निखरेंगी, उसके बाद तुम हीरा बनकर निकलोगे, चमकदार हीरा बनकर निकलोगे, कीमती हीरा बनकर निकलोगे, और उसका इंतजार करो, तपो। इस समय तप रहे हो तुम, अगर इस समय आग की तपन को नहीं सह पाओगे तो कभी शुद्ध विशुद्ध सोना नहीं बन पाओगे। ठीक है, मैं अजय शर्मा, हिंदी अध्यापक, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप जुड़े रहे क्वालिटी एजुकेशन से। मुहावरे और लोकोक्ति का टॉपिक कैसा लगा ये देखने के बाद आप प्लीज
कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, जिससे मुझे अति प्रसन्नता होगी कि आप मुझसे बिल्कुल जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।